हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। ये बोरो किए गए थे फ्रॉम यूएसए एंड फ्रांस। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है और फॉरेन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है, वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। फंडामेंटल राइट्स है हमारे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 टू 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा। यह है आर्टिकल 32। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 और इसे एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300 पार्ट ए इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 12 टू 35। अगर बात करें आर्टिकल 12 की तो ये डिफाइन करता है स्टेट के बारे में। अगर हम यूनियन लेवल पर बात करें तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ऑल अदर अथॉरिटीज जैसे कि LIC हो गई, आपकी ONGC हो गई, सेल हो गई, ये सब स्टेट के अंडर आते हैं। आगे है आर्टिकल 13 जो कि प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट बाय रेंडरिंग एनी लॉ नल एंड वॉइड इफ इट इंटरवीन्स विद द लिबर्टी और इज इनकंसिस्टेंट इन एनी वे विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द पर्सन। तो ये था आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है और आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं या उसको हार्म कर रहे हैं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। आगे बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी जो कि है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। इसकी डेफिनेशन है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कहने का अर्थ ये है कि सभी जो लोग हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो लॉ के आगे सब बराबर है। आर्टिकल 14 is taken from the concept of equal protection of laws has been taken from the Constitution of USA। जैसे कि बताया गया है कि जो राइट टू इक्वालिटी है इसमें आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, काले हैं, फीमेल हैं, गोरे हैं, सभी लॉ के आगे बराबर हैं और लॉ सभी के लिए बराबर है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कॉज, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती किसी भी पर्सन से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। अंडर आर्टिकल 15 पार्ट 3 एंड 4 ये भी कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन रख सकते हैं फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड फॉर ए ग्रुप ऑफ सिटीजन हु आर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड। कहने का अर्थ ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो लॉज बना सकती है फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फॉर वुमेन्स, उनको रिजर्वेशन दे सकती है। तो ये भी प्रोविजन दिया गया है अंडर आर्टिकल पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में। आगे है आर्टिकल 16 जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में। आपसे इस चीज में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे है आर्टिकल 17 जो कि बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश कर दी गई है और इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। मतलब आप किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर आर्टिकल 17। आगे है आर्टिकल 18 जो बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ये नेशनल अवार्ड्स होते हैं एंड अदर स्टेट टाइटल्स वुड नॉट अमाउंट टू बी टाइटल विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18 पार्ट 1। इसमें आर्टिकल 18 में क्लॉजेस हैं कुछ, जैसे कि क्लॉज 2 प्रोहिबिट करता है इंडियन सिटीजन को कोई भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल लेने से। क्लॉज 3 जो है वो प्रोहिबिट करता है कोई भी फॉरेन सिटीजन को टाइटल
एक्सेप्ट करने से फ्रॉम द फॉरेन स्टेट, अगर वो फॉरेन सिटीजन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है इंडिया में। आगे क्लॉज 4 भी यही बोलता है कि नो पर्सन और नॉन सिटीजन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट शेल विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट और एमुलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फॉर्म फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। जो क्लॉज 3 और क्लॉज 4 है ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी नॉन सिटीजन जो है, जो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या यहाँ पर काम कर रहा है, शुड रिमेन लॉयल टू द स्टेट। कहने का अर्थ यह है कि डू नॉट कमिट द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिपोज्ड इन हिम, वो उसका ट्रस्ट ना तोड़े स्टेट। आगे है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक आते हैं। इसको क्लस्टर ऑफ फ्रीडम कहा गया था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। इसमें है आर्टिकल 19 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें कुछ 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए गए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom to assemble peacefully with and without arm, to form associations and unions, to move freely throughout the territory of India, freedom of residence and settlement, freedom of profession, occupation, trade और business। तो ये प्रोटेक्ट करता है आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी, जो कि आता है आर्टिकल 19 पार्ट ए में। उसके आगे आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आया था अक्टूबर 12, 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए कोरिलेटरी of fundamental right of freedom of speech and expression आर्टिकल 19 पार्ट ए के तहत। अगर मैं आरटीआई की बात करूं, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है जिसकी मैक्सिमम टर्म 5 इयर्स की होती है और टिल 65 इयर्स ऑफ एज, और ये एलिजिबल नहीं होता फॉर री अपॉइंटमेंट। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फाइन कर सकता है किसी भी ऑफिशियल को ₹250 पर डे विद अ मैक्सिमम ऑफ ₹25,000 अगर जो इंफॉर्मेशन उससे मांगी गई है वो 30 डेज का जो पीरियड है वो पार कर चुका है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कोई आरटीआई के तहत कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड रहता है। अगर आप विद इन दैट टाइम पीरियड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो उस ऑफिशियल जिसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, उस पर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो फाइन चार्ज करेगा ₹250 पर डे, और जो कि मैक्सिमम ₹25,000 तक हो सकता है। आगे है आर्टिकल 20 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अर्थात अगर किसी को पकड़ लिया गया है या उसके खिलाफ कोई चार्जेस हैं तो ये आर्टिकल उसको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपैरिडी, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। नो एक्स पोस्ट फैक्टो में ये है, जैसे एक पर्सन है ए, वो कुछ क्राइम करता है इन द ईयर 2000, लेकिन क्या होता है 2001 में उस क्राइम के लिए जो सजा है वो चेंज हो जाती है, मतलब एक्सट्रीम पनिशमेंट होती है। लेकिन ए पर्सन ने जो क्राइम किया है वो इन द ईयर 2000 में किया है, तो उसको जो सजा होगी वो जो रूल थे 2000 में उसी के हिसाब से होगी। आगे है नो डबल जियोपैरिडी। इसमें यह है कि कोई भी पर्सन जो है कोई क्राइम करता है तो उसको अगर उस क्राइम के लिए सजा हो चुकी है तो उसको सेम गलत काम के लिए, सेम क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। आगे है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर जो पर्सन अरेस्ट है वो अपने खिलाफ ही गवाही बयान नहीं दे सकता। आगे है आर्टिकल 21 जो कि डील करता है विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जुडिशियल रिट दी गई है, हेबियस कॉर्पस, अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एंड 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 21 में कुछ राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू हेल्थ ऑफ द लेबर, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, right to privacy, right to shelter, right to free legal aid, right to speedy trial for under trials, right against denial of wages and arbitrary dismissal of workers, right against cruel punishment, right to information। इसके अलावा और भी राइट हैं, जैसे कि right to timely medical treatment in government hospital, right not to be driven out of a state, right to fair trial, right of prisoner to have necessaries of life, right of women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, आप किसी को भी पब्लिकली हैंग नहीं कर सकते, right to hearing, right to reputation। तो ये सब ऐड हुए
सुप्रीम कोर्ट ने इन मेनका केस इन 1978 में। तो ये था आर्टिकल 21 के बारे में। आगे है आर्टिकल 21A। इसके तहत 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये आया था इन द ईयर 2002 में बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको स्टेट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। ये हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी है। आगे है आर्टिकल 22 जो कि डील करता है विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। से फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन ए अरेस्ट होता है तो वो पूछ सकता है कि उसको किस जुर्म के लिए, किस बात के लिए उसको अरेस्ट किया गया है। इसके तहत जिस अथॉरिटी ने आपको अरेस्ट किया है उसको विद इन 24 आवर्स नियर बाय मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा, एक्सक्लूडिंग ट्रैवल टाइम। इसमें एक आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं से फॉर एग्जांपल जो कि थ्रेट हो सकते हैं सोसाइटी के लिए, कोई बड़ा क्राइम कर सकते हैं, जैसे टेररिस्ट हो गए, मिलिटेंट ग्रुप्स हो गए, कुछ भी ऐसा क्राइम कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रावधान ये भी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि कोई गलत काम करने से पहले ही उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल। प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 पार्ट 3 में है, जिसके तहत कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया गया है तो उसको जो भी राइट्स दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 22 पार्ट 1 एंड आर्टिकल 22 पार्ट 2 शेल नॉट बी अवेलेबल। प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम 3 मंथ्स की हो सकती है। आगे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आते हैं आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक। आर्टिकल 23 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ टेरिफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब कोई भी फैक्ट्रीज है जहाँ पे हार्म हो सकती है बच्चों को, वहां पर काम नहीं करने दिया जा सकता। तो ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक। आगे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये है आर्टिकल 25 से 28 तक। इसमें फ्रीडम दी गई है फॉर द फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 डील्स विद द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, कोई भी एक समागम वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। आर्टिकल 27 डील्स विद द फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब रिलीजन को टैक्स नहीं है, नो टैक्स ऑन रिलीजन। आगे है आर्टिकल 28 जो कि डील करता है विद द फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप in certain education institutions. Article 28 part 1 states no religious instruction shall be provided in any education institution, जो कि totally state funds के द्वारा maintain किया गया। Article 28 part 2 कहता है कि nothing in clause 1 shall apply to any education institution which is administered by the state, but वो establish किया गया under endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution. आगे है आर्टिकल 28 पार्ट 3 जो कि कहता है no person attending any religious instruction recognized by the state or receiving aid out of state fund shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in premises attached thereto unless such person or if such person is a minor his guardian has given his consent thereto, मतलब गार्डियंस की, पेरेंट्स की कंसेंट जरूरी होगी इस केस में। आगे है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स जो कि आते हैं आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30 तक। आर्टिकल 29 डील करता है विद द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। इसके तहत है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in the territory of India or having any distinct language, script or culture or its own shall have the right to conserve the same, मतलब अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को वो रिजर्व करके रख सकते हैं। आगे है कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटेन किया गया है बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक टोटली जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो इसमें ही कितने सारे कल्चर हैं। गिलगित का अलग है, कारगिल का अलग है, डोगरी कल्चर अलग है, लद्दाखी अलग है, कश्मीरी कल्चर अलग है। तो आप देख सकते हैं कि वेशभूषा, इनकी लैंग्वेज, इनकी स्क्रिप्ट, ये सब अलग है। तो ये राइट है कि माइनॉरिटीज़ को वो अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर,
अपनी स्क्रिप्ट मेंटेन करके रख सकते हैं। आगे है आर्टिकल 30 जो कि डील करता है विद द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसमें आता है कि ऑल माइनॉरिटीज चाहे वो रिलीजन पे बेस्ड हो या लैंग्वेज पे बेस्ड हो शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस in making any law providing for the compulsory acquisition of any property of a education institution established and administered by the minority referred in the clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such a would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। आता है कि the state shall not in granting aid to education institution discriminate against any education institution or the ground that it is under the management of a minority whether based on religion और लैंग्वेज। ये था आर्टिकल 30। आगे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जिसे हार्ट एंड सोल भी कहा गया बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा। इसमें कुछ रिट्स हैं। सबसे पहले आता है हेबियस कार्पस जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी। इट इम्प्लीकेट्स दैट ए पर्सन इम्प्रिजन्ड और डिटेन्ड बाय द लॉ कैन एक्वायर अंडर व्हाट अथॉरिटी ही हैज बीन इम्प्रिजन्ड और डिटेन्ड। वो पूछ सकता है कि किस अथॉरिटी और किस कारणवश उसको इम्प्रिजन या डिटेन किया गया है। आगे आता है मैंडमस जिसका मतलब है वही ऑर्डर कमांडिंग अ पर्सन और ए बॉडी टू डू दैट विच इट इज हिज और हिज इट्स ड्यूटी, जिसके तहत कोई पर्सन को कमांड किया गया जाता है कि उसको अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। आगे है प्रोहिबिशन इशूड प्राइमरली टू प्रिवेंट एनी इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग its jurisdiction। आगे है शुशरी orders the removal of a suit from an inferior court to a superior court। आगे है क्यूवरेंटो restrains a person from acting in a office to which he is not entitled। तो ये थे सभी रिट्स। जैसे पहली है हेबियस कार्पस जिसके तहत कोई भी पर्सन पूछ सकता है कि किस अथॉरिटी और किस कारणवश उसको डिटेन किया गया है। आगे है मैंडमस जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी पब्लिक सर्वेंट को कह सकता है कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। शुशरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी जो रिकॉर्ड्स है वो प्रोसीडिंग्स है उस पर चेक रख सकता है, इन्फीरियर कोर्ट को कह सकता है। आगे है प्रोहिबिशन जिसमें सुपीरियर कोर्ट जो है वो इन्फीरियर कोर्ट को प्रोसीडिंग्स रोकने के लिए कह सकता है। लास्ट है क्यूवरेंटो जिसमें कोर्ट जो है वो कहता है कि अपना प्रूफ शो करो किसी पर्सन को कि वो किस अथॉरिटी के बेसिस पे वहाँ पर काम कर रहा है। तो ये थे 5 रिट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड भी किए जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो भी किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किए जा सकते। बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो सस्पेंशन है of Article 20 and 21 has been prohibited under any circumstances। Article 33 जो है वो empower करता है पार्लियामेंट को to restrict or abrogate the application of the fundamental rights in relation to armed forces, paramilitary forces, police, etc। तो ये था fundamental rights के बारे में। Thank you very much. Have a nice day।